है। कोई कोई ऐसी चीज जो लगे कि ये नहीं आती, या कोई और बात बस मुझे ये जिसको वाला चैप्टर में मसला है, हाइपोथेसिस वाले में। और हाइपोथेसिस मुझे में मसला है। यस मैम। अच्छा चल, या तो आप अभी बता दो क्या मसला, नहीं तो जब हमारा वो होगा ना, कोर्स एंड होगा, तो मैं ये दोबारा करा दूंगी। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अभी अभी करना चाहते हो तो अभी बता दे, नहीं तो हम आगे चलते हैं, एंड में कर लेंगे। एंड में कर लूंगी। और एक दो दफा मैं खुद भी आपका जो लेक्चर है एक दो दफा दोबारा रिपीटेडली सुनूंगी, तो उससे भी फर्क पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है। जी जी हम आपने पेपर में जो क्वेश्चन दिया था उसमें सिग्मा कैसे निकालना था? सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना, जो फार्मूला मैंने बनाया था याद है, बहुत लेंथी सा एक फार्मूला हमने फॉर्मूला किया था। मुझे याद था, एक्सपेक्टेड म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1 इस तरह कुछ था। तो एक्सपेक्टेड कैसे हम करेंगे वो मुझे समझ नहीं आया। एक्सपेक्टेड को उसको समेशन था, एक्सपेक्टेड तो था भी नहीं बेटा, मैम था, समेशन था। एक्सपेक्टेड नहीं था। नहीं, वो एक्सपेक्टेड जब हमने लिया था तो याद करिए कि वो खत्म हो गया था ना उसकी एक्सपेक्टेशंस, वो तो मैम समेशन के साथ था ना। म्यू के साथ रह गया था क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे था ना, तो हमने सिग्मा निकालने के लिए फिर हमने जब क्रॉस किया था सिग्मा को और म्यू को, तो फिर वो हमारा म्यू के साथ रह गया था। ऐसा तो नहीं था, मुझे नहीं याद कि ऐसा था, बल्कि क्योंकि सिग्मा म्यू स्क्वायर तो आपने सिंपल समेशन म्यू आई हैट स्क्वायर ओवर n-2 कर लेना था, और सिग्मा म्यू आई हैट होता है वाई आई माइनस वाई आई हैट। तो आपका फार्मूला तो बहुत आसान सा था, देखिए सिग्मा म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन म्यू आई हैट स्क्वायर ओवर n-2, ये था ना। तो सिग्मा म्यू आई हैट क्या होता है, वाई आई माइनस वाई हैट स्क्वायर ओवर n-2, whereas yi hat is equal to beta at 1 plus beta at 2 xi। अब आप ये सीरीज बन जाती, जो आपकी वैल्यू आई थी yi hat की, वो यहाँ फॉर एग्जांपल 0.87 आई थी और प्लस 1.75 आई थी। तो xi की जो वैल्यूज थी वो आप डालते चले जाते, तो इस तरह वैल्यू आती जाती और yi हैड बन जाता। फिर आप एक कॉलम बनाते हैं yi, जो आपके पास yi गिवन था, माइनस yi हैड करते और स्क्वायर कर लेते। हम एक्सपेक्टेड था इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी, वरना ये फॉर्मूला तो आता था। अच्छा यस मैम, एक्सपेक्टेड था क्योंकि हम लोगों ने म्यू से ड्राइव किया था ना, म्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड और समेशन दोनों था। फिर मैम ने कहा था कि इसके साथ एक्सपेक्टेड आएगा क्योंकि तो आप मुझसे पूछ लेफ्ट लेते हैंड ना, साइड पूछ लेते ना, आप मुझसे पूछे कि एक्सपेक्टेशन मैंने है कि पूछा था। समीशन है। हाँ फिर मैंने क्या कहा कि जो है कर लो, ये कहा था। मैम आपने कहा था जो मैंने करवाया वो करो, फिर वो मुझे समझ नहीं आई थी एक्सपेक्टेशन के साथ कैसे सॉल्व करूं। ओहो, तो दोबारा पूछते बेटा। फिर आपने नहीं किया, किया होगा क्योंकि किसी के जीरो तो है नहीं, किसी में भी। ठीक है, इसे स्क्वायर नहीं निकाला, बाकी मैंने किया था सारा। अच्छा बाकी सारा किया था मैम, सिग्मा स्क्वायर नहीं निकाला था, तो इस वैल्यू और वो जो टेबल वैल्यू है वो नहीं निकाला। अच्छा बहुत चलो चलो ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं एफ टेस्ट। लास्ट क्लास में हमने टी टेस्ट किया था, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, जो होता है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस is also known as T test. ठीक है, with the help of T test we find out the test of significance. And if this is not the case, if we want to check beta 2 and beta 1, मतलब ये कि आपके पास अगर एक कांस्टेंट है और दूसरा वेरिएबल है, उनके जो कोफिशिएंट्स हैं, या ये तो भी सिंपल रिग्रेशन है, ये सिंपल रिग्रेशन है। अगर मल्टीपल रिग्रेशन है तो हमारे पास बीटा 1 कांस्टेंट या इंटरसेप्ट
बीटा 2 या बीटा 3 या बीटा 4 या जितने भी वेरिएबल लिए होंगे ना, उन सब का इफ वी वांट टू सी द सिग्निफिकेंस with each other, whether these parameters are significant with each other, और ये दो अगर सिंपल रिग्रेशन है या मल्टीपल रिग्रेशन है, तो ये मल्टीपल पैरामीटर्स इफ दे आर significant with each other or overall significance of the model. Then we use f-test. ठीक है, we use f-test. इसका मतलब है कि t-test में हम significance of each variable देखते हैं, sorry, significance of each parameter देखते हैं. इधर हम देखते हैं significant of parameters with each other, or in other words, overall significance of the model. Then we use f-test. Now let's see the formula. It is usually used in multiple regression. ठीक है, multiple regression में ज़्यादा use होता है. Let's use f-test. f-test किस तरह यूज होगा? फॉर्मूला आपके पास, हमने याद करें लास्ट टाइम में हमने किया था TSS, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, इज इक्वल टू ESS प्लस RSS. यही था ना? फ्रॉम दिस इक्वेशन we can easily find the F formula, that is ESS divided by degrees of freedom whole divided by RSS divided by degrees of freedom. ठीक है, मतलब ये है कि explain sum of square divided by degrees of freedom, RSS divided by degrees of freedom. Let's see what is the degrees of freedom in case of ESS, in case of RSS, and in case of TSS. So the method to find out the degrees of freedom for TSS is n-1. Degrees of freedom for ESS is k, that is number of parameter, -1. And degrees of freedom for RSS is equal to number of observation minus number of parameters. So this formula is equal to क्या होना चाहिए? ESS divided by k-1, k-1 whole divided by RSS divided by n minus k. ठीक है, ठीक है. अच्छा, at the same time we know that R square किसके इक्वल होता है? ESS divided by TSS. ये for just for sake of learning है, या sake of revising है, कि आप ये याद कर लें कि R square जो है वो ESS divided by TSS होता है. अच्छा, एक और चीज एडजस्टेड आर स्क्वायर भी कहलाती है. एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या होता है? R raised to power -2. इट इज नोन एज एडजस्टेड आर स्क्वायर. एडजस्ट करते हैं, ठीक है, आर स्क्वायर. उसमें कोई मुश्किल नहीं, सिवाय इसके कि हम इसी फॉर्मूले में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम शामिल कर लेते हैं. ESS का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? k-1. और TSS का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? n-1. ठीक है, दिस इज एडजस्टेड आर स्क्वायर.
जो एडजस्टेड आर स्क्वायर क्यों हम फाइंड आउट करते हैं? आर स्क्वायर तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन है ना, और गुडनेस ऑफ फिट है, ठीक। एडजस्टेड आर स्क्वायर में आप देखिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम शामिल है। तो अगर आपको नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स ज्यादा हो जाएं, ठीक है, नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल मतलब ये कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, या राइट हैंड साइड पर जो इक्वेशन होती है उसमें जो वेरिएबल्स हैं वो ज्यादा हों, तो हम टू अवॉइड द to avoid the spurious regression, we can, or to avoid the missing value of degrees of freedom, we use adjusted R square, ठीक है। तो इसलिए R square आप देखना चाहो तो आप R square से गुडनेस ऑफ फिट देख सकते हो, नहीं तो आपके पास एडजस्टेड R square भी है। ये ऐसे ही मैंने आपको साइड बाय साइड बता दिया है, तो हम कर रहे एफ टेस्ट ही रहे हैं। तो इसलिए कमिंग बैक टू द एफ टेस्ट प्रोसीजर फॉर एफ टेस्ट, procedure for f-checks. The first stage or first step is null hypothesis. We make null hypothesis as beta 1 is equal to beta 2 is equal to 0. And alternative hypothesis उसी तरह हम 5 steps करेंगे जिस तरह T stats में करते थे। H1 is beta 1 is not equal to beta 2 is not equal to 0, ठीक है। If we have k variables, ठीक है, if k वेरिएबल केस मतलब ये कि आपका मल्टीपल रिग्रेशन है और आपके पास पैरामीटर्स नंबर ऑफ के हैं, तो h नॉट जो है वो क्या होगा, बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2 इज इक्वल टू सो ऑन इज इक्वल टू बीटा k इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जनरलाइज करा रही हूँ मैं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स ज्यादा हो तो बीट मल्टीपल, अभी मैं ना आप लोगों को मल्टीपल रिग्रेशन कराऊंगी, लेकिन अभी एफ टेस्ट उस वक्त तो नहीं करवाऊंगी, इसलिए मैं आपको अभी साथ में बता रही हूँ। बीटा 1 इज नॉट इक्वल टू बीटा 2 इज नॉट इक्वल टू सो ऑन इज नॉट इक्वल टू बीटा के इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। This is the first step of F test. The second step is similar to T test, that is level of significance. Level of significance वो आपके पास बेशक 1% हो जाए, 5% हो जाए या 10%, जो भी जिस पर भी आप टेस्ट करना चाहें। अरेज कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स? जी मैम। Now third step, that is formula. So third step is F star, that is F calculated कर लें या F static कर लें, that is a formula ESS divided by K minus 1 over RSS divided by N minus K. This formula can also be written as ESS over RSS multiplied by N minus K over K minus 1, ठीक। ठीक है, फोर्थ क्रिटिकल रीजन है। फोर्थ क्रिटिकल रीजन
critical region reject H naught if F calculated is greater than or equal to F alpha by 2, ये आपने डिस्ट्रीब्यूशन से देखना है, into V degrees of freedom, whereas V क्या है, V is K minus 1 into N minus K degrees of freedom. जब आप वो करेंगे ना एफ डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल में देखेंगे तो बिल्कुल इसी तरह आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दो टर्म्स में मौजूद होंगी. अगर के आपके पास 3 है तो ये पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगी, और अगर n 10 है और ये 3 है तो ये 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगा. तो 1 7 पर आपने डिस्ट्रीब्यूशन में देखना होगा. अच्छा, कंक्लूजन कर लेते हैं. कंक्लूजन है फिफ्थ, दैट इज फिफ्थ स्टेप, कंक्लूजन. अच्छा, इफ एज नॉट इज रिजेक्टेड, अगर हमने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, देन बीटा 1 and beta 2 are collectively क्या होगा, significant या insignificant? Significant, collectively significant, ठीक है. If we accept H naught, then beta 1 and beta 2 are collectively insignificant. ठीक है, हो गया. जी मैम. अच्छा, चल आप लोग एक वो करें, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ESS और आपके पास फॉर्मूला है ESS डिवाइड बाय RSS. अगर ESS आपके पास, इफ एग्जाम्पल, ठीक है, ये करो, अभी करके मुझे बताएं क्या आता है फॉर्मूला आंसर. इफ ESS इज इक्वल टू 0.71 और RSS is equal to 0.69, ठीक है. ये अगर आपके पास है तो आप देखें क्या रिजेक्ट हो, एक्सेप्ट हो. और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप ले लो जी, n ले लो 15 और k ले लो 2, ठीक. देखिए क्या आता है. स्टेप 1 2 3 करिए. कैलकुलेटर है पास में? हाँ, चल फॉर्मूला लिख दो. अच्छा, फॉर्मूला मैं लिखती हूँ. F steric is equal to ESS divided by RSS multiply by n minus k over k minus 1, ठीक है. ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप करो और ये वैल्यूज की है. देखो क्या आता है. मैम ये N15 है ना मैम, N15 पॉइंट डॉट तो नहीं. नहीं, n is 15, ठीक है. 13.30
13.38 13.38 आ गया। एफ स्टेरिक 13.38 है। अच्छा चले, अब आप एफ डिस्ट्रीब्यूशन में 5% पर देखें क्या आएगा। टेबल वैल्यू निकालनी है। हाँ, टेबल की वैल्यू निकालें। नहीं है, गुजराती में है ना, गुजराती में देखें। है बेटा, ऐसा नहीं हो सकता ना कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन दो है ना। आप नोट करें, दोबारा से और से देखें। upper percentage point of square distribution नहीं मिल रही। ये तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है पर अजीब तरीके से दिया हुआ, मतलब इधर से दिया हुआ। अच्छा, आप वेट करो, आप वेट करो, मैं भी बुक लेकर आती हूँ, ठीक है, तो फिर मैं आपको बताती हूँ देखकर आपको। आप वेट करो जरा 1 मिनट। आप लोगों के पास गुजराती है ना? मैं ढूंढ के बताती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों का ये देखो, ये आ गया ना एफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये आ गया, देखिए, ठीक है, ये नजर आया बेटा? यस मैम। हाँ, पेज 882 देखो, निकालो। निकल आया ना? यस मैम। अच्छा, अब आपके पास आ गया। अब आपके पास पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 2 थी ना, तो पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या थी? k-1 और n-k। हाँ बोलो ना। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अभी किया था ना? n-k
हाँ, दो मैंने बताई थी ना आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यस यस मैम। हाँ, विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या बताया था मैंने उसमें, फोर्थ स्टेप में ना, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम k-1 n-k ना। तो अब आप देखो कि n k-1 ये है k-1, देखिए 1 2 3 4 और n-k ही है। ठीक, हमारा k क्या था 2 था और k-1 1 होता है, तो ये 1 आ गया। और हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 थी, तो 15 - 2 मतलब n-k 15 - 2 कितने होते हैं 13 होती है। ठीक है, ये 13 यहाँ हमने देख लिया, आपको नजर आ रहा है? जी यस मैम। अच्छा, अब आप देखें Yes, यहाँ ma'am. यहाँ यहाँ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखे हुए हैं 0.25 0.10 0.05 0.01। ठीक है, इसके हिसाब से आपने यहाँ इधर देख लेनी है, इन सब में से जोन सी वैल्यू आप लेना चाहते हो ना जिस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, वो ले लो। लेकिन आपको देखो आपके पास आंसर आया 13 ना, और यहाँ किसी भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा। 1.45 3.14 4.67 9.07। तो आपका क्या होगा, ये F कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन F टेबुलेटेड, ऐसे ही आएगा ना? पहले फातिमा को नहीं पता चल रहा था, फातिमा पता चला? यस मैम, जो वो मिल नहीं रहा था, समझ नहीं आई थी, मिल नहीं क्योंकि मेरी बुक जो है वो स्टार्टिंग में पहले कम 10 तक दिए हुए डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर आगे अच्छा। फर्दर दिए हुए, मुझे समझ नहीं आई थी। नहीं दिए हुए, यहाँ से सिर्फ 10 तक है ना मैम, पहले हाँ? वाले 1 से लेकर 9 तक है, फिर दूसरे पेज पे 10 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, फिर 10 से, तो अब मिल गया है। यस मैम। बस ठीक है, समझ आ गई कैसे देखें? यस मैम। चलिए, ये हमारा चैप्टर तो खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम मल्टीपल रिग्रेशन करेंगे। ये अरेज कर दूं? चैप्टर 8 मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल, आप लोगों ने असाइनमेंट कब देनी है और प्रेजेंटेशन कब देनी है? ईद के बाद कर लेते हैं, ईद के बाद जो फर्स्ट वीक आएगा, क्या ख्याल है? यस मैम, ठीक है। ठीक है, मैं ग्रुप में ना एक मैसेज दे दिएगा कि ईद के बाद जो फर्स्ट वीक होगा उसमें प्रेजेंटेशन भी है और असाइनमेंट भी देनी है। ठीक, यस मैम। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने टी डिस्ट्रीब्यूशन वो सॉरी मल्टीपल रिग्रेशन करा दी आप लोगों को, फॉर्मूला वगैरह? नो नो मैम। मैम। अभी नहीं कराई है? नो मैम। अच्छा ठहरो, फिर मैं कराती हूँ। मैं फिर इन्फ्रेंस नहीं कराऊंगी ना, फिर तो मुझे कराना चाहिए प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेशन ना। इन्फ्रेंस तो हम बाद में करेंगे ना, प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेशन। चलो, और फिर ये चैप्टर 7 है, चैप्टर 8 नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद द सेम इक्वेशंस और सारा कुछ सेम है। तो अगर आपके पास 3 वेरिएबल मॉडल हो, ठीक है, 3 वेरिएबल, ये बहुत आसान सा है, इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि हम पहले बहुत डिटेल में कर चुके हैं। तो हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल yi इज इक्वल टू β1 प्लस β2 x2i प्लस β3 x3i प्लस μi, ठीक है। अब आप देखें, आपके पास 2 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं।
और आपके पास ओवरऑल 3 वेरिएबल्स हैं, एक डिपेंडेंट है और 2 इंडिपेंडेंट है। Whereas beta 1 is interceptor and beta 2 and beta 3 are partial regression coefficients. और आपके ये जो हमारे पास assumptions थी ना, expected value of mu i given xi ना, ऐसा कहते थे ना, तो अब हम given x2i कहेंगे and x3i is equal to 0 and covariance between mu I and mu j is also equal to 0 given x2i x3i and variance of mu I still be a constant. ठीक है, अच्छा ये तो important assumptions है ना। एक fourth assumption भी है। fourth assumption क्या है, मैं हमेशा करवाती हूँ, ऊपर कर देती हूँ।